हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी प्रजापति और आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं 1857 के पहले जो रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में, और आज हम सेकेंड पार्ट में 1857 के बाद जो भी रिफॉर्म्स हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी 1857 की रिवॉल्ट के बारे में। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है ये? इसको हम कहते हैं, इसको जनरली कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद से हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई थी। तो ये पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है इसको। इस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। कॉजेज़ क्या थे? बहुत सारे कॉजेज़ थे रिवॉल्ट के। क्यों हुई थी ये रिवॉल्ट? इसके बहुत सारे कॉजेज़ थे। अब कुछ कॉजेज़ जो थे पॉलिटिकल थे, कुछ सोशो रिलीजियस और इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉजेज़ भी थे। तो एक पॉलिटिकल कॉज मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। एक पॉलिटिकल कॉज क्या है कि नाना साहेब जो थे वो थे एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। तो ही वॉज एडॉप्टेड सन, तो इनको आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव टू, जब इनकी डेथ हो गई थी बाजीराव टू की, पेशवा बाजीराव टू की, तो नाना साहेब ने सोचा कि इनको पेंशन मिलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी से, पर इनको पेंशन देने से मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्यों? बिकॉज ही वॉज एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उनकी एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? अभी तक इतना ये पॉलिटिकल कॉज आपको समझ में आया कि यहाँ पे नाना साहिब जो थे ही वॉज एक्सपेक्टिंग पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव सेकेंड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी ने उनको मना कर दिया कि हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। तो ये तो था पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में अगर हम देखें तो ये जो पॉलिसी थी 1848 से शुरू हुई और 1856 तक चली थी। किसके थ्रू लाई गई थी ये पॉलिसी? डेलहाउजी, लॉर्ड डेलहाउजी, आपको पता है उस टाइम पे गवर्नर जनरल और वॉइसराय थे। दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1848 के बाद 1848 के बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया और डेलहाउजी लाए थे उसको। पॉलिसी इसमें क्या है? एक्चुअली में क्या था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये एक एनेक्सेशन की पॉलिसी है। इसमें क्या होता था, जो भी रूलर्स हैं, इफ़ द रूलर ऑफ एनी प्रिंसली स्टेट फेल्स टू प्रोड्यूस अ हियर, देयर स्टेट वुड बी एनेक्स्ड। इसमें क्या था कि अगर कोई रूलर है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस रूलर का जो स्टेट होगा उसको एनेक्सेशन हो जाएगा। उसका मतलब कि वो जो स्टेट होगा उनका, वो ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाएगा। अब उसका जो शासन है वो कौन देखेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। तो ये था इस पॉलिसी में, जो कि डेलहाउजी द्वारा लाई गई थी। इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो ऐसे स्टेट्स थे जिनके ऊपर कब्जा किया गया था इस पॉलिसी के अंडर, वो कुछ ये थे: अवध 1856 में, और इसके अलावा झांसी, नागपुर और सतारा। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे ये पॉलिसी के अंतर्गत उत्तराधिकारी ना होने की वजह से इन स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लिया गया था, एनेक्स कर लिया गया था अपने अंडर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये रिवॉल्ट कब शुरू हुई थी 1857 की। एक्चुअली में ये रिवॉल्ट 10 मई को 1857 में कही जाती है कि मेरठ में हुई। पर इससे पहले जो एक स्पार्क होता है ना, जब आग लगती है तो पहले चिंगारी निकलती है, तो वो चिंगारी इस रिवॉल्ट की क्या थी? 29 मार्च 1857 का दिन, जब एक इंडियन सिपाही, इंडियन सोल्जर, कौन?
34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, ठीक है। उसने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया, 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा। आपको पता है सोल्जर का क्या नाम था? मंगल पांडे। तो इस तारीख को 29 मार्च 1857 को 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सोल्जर ने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया। क्यों मारा? रीज़न क्या बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन सोल्जर्स के साथ। एंड सपोजिटली ये भी कहा गया है, ये सुनने में आया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स हुज कार्टेजेस वर मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क। जो उनकी राइफल्स हुआ करती थी, उनकी जो कार्टेज होती थी, तो उसकी वो जो कार्टेज थी वो बीफ होता है भैंस का मांस, और पॉर्क सुअर का मांस। तो इन दोनों की बनाई जाती थी, और उसको यूज़ करने के लिए कहा गया था इंडियन सोल्जर्स को, जिस पे इंडियन सोल्जर्स भड़क गए थे। तो ये 2 रीज़न आते हैं सामने कि क्यों मंगल पांडे ने इन 2 ऑफिशियल्स को मारा था, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट और ज़्यादा भड़क गई थी। अब रिवॉल्ट कैसे भड़की? क्योंकि इंडियन सोल्जर्स को कहा गया कि आप मंगल पांडे को अरेस्ट करो, और उस टाइम पे इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे। ये था एक मिलिट्री कॉज, ठीक है। क्यों रिवॉल्ट हुई थी? ये एक मिलिट्री कॉज था उसका, एक मैंने पॉलिटिकल कॉज बता दिया है। अब देखते हैं रिवॉल्ट एक्चुअली में स्टार्ट कब हुई थी। हम कहते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ में, ठीक है। क्या हुआ था इस दिन? सोल्जर्स जो थे टर्न्ड वायलेंट एंड बर्न्ट यूरोपियन हाउसेज एंड बिल्डिंग्स टू शो देयर डिनायल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल्स फॉर देम। अब वो ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने यूरोपियन हाउसेस और बिल्डिंग्स को जलाया और बहुत वायलेंटली उन्होंने रिएक्ट किया। और बाद में क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रोश था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में, उस गुस्से की वजह से उन्होंने बाद में क्या किया, बाद में उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र इनको अपना शहनशाह ए हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह ज़फ़र को शहनशाह ए हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया। अब हम आते हैं, ये तो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन था जो कि एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि 1857 की रिवॉल्ट क्या थी। बाकी जो है हम हिस्ट्री वाली सीरीज़ में भी देखेंगे इसको। अभी के लिए हम वापस से पॉलिटी पे आ जाते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास आज 5 एक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये। दूसरा एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इन सारे एक्ट्स को हम धीरे धीरे देखेंगे एक एक करके। पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक। अब यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सॉवरेनिटी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 से पहले जो भी सारा शासन चल रहा था, जो गवर्नमेंट चल रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से चल रही थी। ब्रिटिश क्राउन ने, क्योंकि जो हेड है वो तो ब्रिटिश ही है, तो ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि ये तो 1857 की रिवॉल्ट हो रही है। उसके बाद जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा जो भी कंट्रोल था वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इसको बताया जाता है, इस एक्ट को बताया जाता है कि एक बेटर गवर्नमेंट, इंडिया के लिए एक बेटर गवर्नमेंट का एक्ट था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इन दोनों को स्क्रैप कर दिया था, ख़त्म कर दिया था इन दोनों का सिस्टम। और इनकी जो पावर्स थी वो किसको दे दी गई थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एक नई पोस्ट यहाँ पे सामने आती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इनको दे दी गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की जो पावर्स थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को दे दी गई, ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी होने चाहिए थे, और उनकी जो काउंसिल है वो 15 मेंबर काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। ये एक्ट जो है इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था कि अगर किसी भी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका जो स्टेट है, उन राजा का जो स्टेट है वो ब्रिटिश क्राउन
या फिर कहो कि उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके अंडर आ जाएगा, उसका कंट्रोल जो है उनके अंडर आ जाएगा। एंड नाउ वो राजा के पास उस स्टेट में डिसीजन लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग और रूलर ऑफ दैट एरिया क्या होगा, उसका उत्तराधिकारी ना होने की वजह से वो सारा स्टेट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। तो ये एक्ट था, और ये एक्ट इस गवर्नमेंट एक्ट के आने के बाद ख़त्म हो चुका था, ये पॉलिसी ख़त्म हो चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन कैन बी एडमिटेड टू सिविल सर्विसेज नाउ, ये एक्ट इस चीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सिविल सर्विसेज में इंडियन आ सकते थे, एडमिट हो सकते थे, ठीक। अब नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं। अच्छा, पावर जो थी ना, इसमें पावर सीक्वेंस क्या था कि ब्रिटिश क्राउन वाज एट द टॉप। ब्रिटिश क्राउन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो थे रिस्पॉन्सिबल थे, आंसरेबल थे ब्रिटिश क्राउन के लिए। ब्रिटिश क्राउन को उनको जवाब देना पड़ता था, जवाबदेही थी उसकी तरफ उनकी। और गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के नीचे हुआ करते थे। तो ये थोड़ा सा पावर सीक्वेंस है कि सबसे ज़्यादा पावर ब्रिटिश क्राउन की थी, फिर उनके नीचे हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और फिर गवर्नर जनरल। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो थे वो पूरे स्टेट का भार पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भार संभालते थे, और वो जो भी रिपोर्ट होती थी वो अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन को सबमिट होती थी। दूसरा एक्ट है हमारे पास यहाँ पे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। इसमें पावर्स क्या हुआ, पावर का ट्रांसफ़र हुआ। कैसे हुआ, ब्रिटिश क्राउन तो सब कुछ नहीं संभाल सकता ना, वहाँ से ब्रिटिश क्राउन नहीं संभाल सकता सब कुछ, तो ब्रिटिश क्राउन की जो पावर्स थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चली गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उन्होंने बना रखे थे, तो वो जो थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था जिसको ब्रिटिश क्राउन ने सारी पावर्स दे दी कि आप इस सब कॉन्टिनेंट को जिस तरह से चाहो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। अब काउंसिल जो होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो 15 लोगों की काउंसिल होती थी। 15 लोग थे उनकी काउंसिल में, जिसको हम कहते थे काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल जो होते थे उनके नीचे होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे गवर्नर जनरल होते थे, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी उसको हम बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। अब इंडियंस वर अलाउड टू बी इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम देन ऑन। इस एक्ट के बाद से क्या होना शुरू हुआ कि जो इंडियंस थे उनको अलाउ किया गया। पिछले एक्ट में तो क्या हुआ था कि सिविल सर्विसेज में अलाउ किया था उनको, इस एक्ट में उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अलाउ किया कि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं आप लोग, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है इंडियंस उसमें इंक्लूड किए जाने लगे इस एक्ट के बाद से। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी उनकी पावर्स डिसेंट्रलाइज हो गई थी, बट गई थी, एंड वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो उसमें सेपरेट हो गई थी उनकी पावर, गवर्नर जनरल की काउंसिल की पावर गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास में डिसेंट्रलाइज हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसमें क्या था, इसमें 2 पॉइंट्स हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यहाँ पे किसको क्या कहा गया है कि इंडियन मेंबर्स जो होते हैं उनको, क्योंकि वो ऑफिशियल मेंबर्स नहीं है, पहले से नहीं जुड़े हुए थे उनके साथ। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, और उनको राइट दिया गया था कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बजट से रिलेटेड और पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स पे। तो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उसमें जो भी मेंबर्स होते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, आई एम हियर विद नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल। जो भी इंडियन मेंबर्स होते थे काउंसिल में उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया, और वो अब क्वेश्चंस पूछ सकते थे बजट से रिलेटेड और पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स पे। दूसरा पॉइंट है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज। अब इनको राइट दे दिया गया कि आप क्वेश्चंस तो रेज कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ नए लॉज भी बना सकते हैं और रिपील कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं पुराने लॉज को। किसकी परमिशन से, क्योंकि गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, तो गवर्नर जनरल की परमिशन से आप न्यू लॉज बना सकते हैं और पुराने लॉज को वापस ले सकते हैं। अब ये जो बजट वर्ड यहाँ पे आया है इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं।
बजट वर्ड की हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है। बजट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में है। इसका जो मेंशन है वो 112 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। इसको बोलते क्या है, इसका एक्चुअली में बजट नहीं बोला गया है वहाँ पे। बजट इज अ नेम विच वी कॉल इट, 1 सेकेंड, so budget is something we call casually, कॉमनली हम बजट इसको जनरली हम बोलते हैं, पर इसका एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो नाम दिया गया है वो इसको कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनियन बजट में जो यूनियन बजट ऑफ द ईयर इज रेफर्ड टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बजट को हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो है ये इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे कि बजट वर्ड कहाँ से आया। एक बार क्या हुआ कि फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में कहा गया कि आपने जितना भी आपका देश का जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है और जितना आप लोग की इनकम थी, उसका कोई स्टेटमेंट लेके आए। उसके बारे में बताने के लिए पार्लियामेंट में आप एक वाइट पेपर पे उसको लिख के लेके आए। तो फाइनेंस मिनिस्टर गए, उन्होंने इनकम और एक्सपेंडिचर जो थे एक वाइट पेपर पे लिखे और अगले दिन उसको एक लेदर के बैग में लेके आए उस पेपर को पार्लियामेंट में। तो वो जो लेदर का बैग लोगों ने देखा तो उसके बाद लोग चिल्लाने लग गए बूजट बूजट। बूजट वर्ड का मतलब क्या होता है, बूजट वर्ड का मतलब होता है लेदर बैग। तो वहाँ से वर्ड आया बजट, क्योंकि बजट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कि हमारे देश में कितना खर्चा हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और कितनी हमारी इनकम है। तो उसका जो एक मेंशन होता है, एक तरह से उसका जो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतना हमारा एक्सपेंडिचर है, इतना पैसा हमें चाहिए और इतनी हमारी इनकम है। तो वो सारा कुछ उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, जिसको हम बजट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मॉडले कौन थे उस टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉडले थे, और मिंटो उस टाइम पे वॉइसरॉय या फिर कह लो कि गवर्नर जनरल थे। ये इन दोनों का रिकमेंडेड एक्ट है। इसमें मैक्स मेंबर जो थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बढ़ा के कितने 16 से 60 कर दिए गए थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो क्या होती है, गवर्नर जनरल की काउंसिल है ना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर 16 से 60 कर दिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पावर कर दिया गया कि आप रेजोल्यूशंस ले सकते हैं बजट से रिलेटेड और पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी मैटर्स हैं उनके ऊपर आप डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मतलब कि यहाँ पे सेपरेटिज्म जो अलग करने वाली चीज़ थी कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, तो सेपरेटिज्म के बीज बोए गए यहाँ पे इस एक्ट में ब्रिटिशर्स द्वारा। इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बना दिया मुस्लिम्स के लिए कि आप लोग अलग वोट देंगे। एक्ट इंक्रीज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन लोकल प्रोविंशियल काउंसिल्स। अब इंडियंस जो हैं, इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि लोकल प्रोविंशियल काउंसिल्स जो थी, जो भी लोकल लेवल पे काउंसिल्स हुआ करती थी, उसमें पार्टिसिपेशन इंडियंस का बढ़ गया इस एक्ट के बाद से। तो ये 4 पॉइंट हैं ऊपर से मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कौन थे, मॉडले थे, और जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे वो मिंटो थे। तो इन दोनों के नाम को मिला के इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने बोला है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको। दूसरा एक्ट है हमारे पास, ये नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इसमें 2 ही पॉइंट्स हैं सिर्फ ऊपर से कि ये तो एक तो हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट पे काम किया इस एक्ट के अंदर, और दूसरा जो था कि जो भी ऊपर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं उनकी जो प्रोविजंस, उनमें जो भी चीज़ें लाई गई थी उसको कंसोलिडेट करना, उसको फिर सही से लागू करना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंडर आया। 2 ही चीज़ थी कि फोकस्ड ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स
and consolidated provisions of preceding Government of India Acts. अब हम ये यहाँ तक आज का हमने कर लिया है. कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब करने वाले हैं. मॉन्टागू केम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ेंगे. फिर साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.